नमस्ते मित्रों। आज मैं आपको आर्या इन्वेजन थ्योरी के बारे में बताऊंगा और हमारी जो वर्ण व्यवस्था है उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। और आजकल ये कैसे जातियों में डिवाइडेड है और कैसे लोगों की विचारधारा अलग हो गई है उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आर्य इन्वेजन थ्योरी के बारे में मैं बता देता हूँ। आर्य इन्वेजन थ्योरी और मूल निवासी, कई लोग अपने आप को मूल निवासी समझते हैं। तो कई लोग अपने आप को मूल निवासी समझते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम पहले से ही भारत में रहते थे, तो आर्य लोग बाहर से आए, उन्होंने आक्रमण किया हम पर और फिर वो भी रहने लग गए इधर। तो मूल निवासी लोग समझते कि जो आर्य थे वो ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण आए थे और उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया और फिर ये आ गए। तो उनमें आपस में मतभेद हो रहा है। तो मूल निवासी अपने आप को ज़्यादातर ये शेड्यूल कास्ट वाले समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल जाति होने के कारण बहुत ज़्यादा घोर है। जैसे आजकल जो अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं वो अपना ब्राह्मण जैसा कर्तव्य नहीं समझते। अगर वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं तो वो उनका वहम है। उनसे भी अच्छे अच्छे लोग दूसरी कास्टों में भी है, ज्ञानवान भी है, बल वाले भी है, सारी चीज़ वाले भी है। दूसरा, ऐसे ही जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो भी अपने आप को हमेशा शोषित हुआ, शोषण हो गया उनका, हमेशा हमको तो ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, ऐसा ना सोचे। वो भी एक तरीके से देखे तो उससे भी समाज में दिक्कत आती है, तकलीफ़ें बढ़ती है। तो अपने आप को जैसे मूल निवासी समझना। तो जो कुछ एक नव अम्बेडकरवादी लोग अभी बने हैं, ज़्यादा इस चीज़ में गए हैं गहराइयों में, जिनको बहुत नफरत है ब्राह्मणों से, ऐसे लोगों ने अफवाह फैलाकर ये अपने आप को मूल निवासी सिद्ध करने की कोशिश की है। और जो ये आजकल की जो जात पात है, ये पहले हमारे वैदिक काल में ऐसा नहीं था। प्रॉपर वर्ण व्यवस्था थी और जो जाति पाति है ये अब बनाई गई है ऐसे ही। ये अंग्रेजों के, मुगलों के हमलों के कारण हमको ऐसा होने लग गया और ऐसे हम इस कगार पर आ गए हैं। तो अब इससे हमें आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ने के लिए हमको फिर से वैदिक काल की जो वर्ण व्यवस्था है वो लानी पड़ेगी। वर्ण व्यवस्था में जैसे कि आप सबको पता है कि 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है। पहले तो मैं एक बात बता देता हूँ कि हमारे वेदों में भी 2 ही चीज़ लिखी है जाति, एक तो आर्य, एक अनार्य। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, जिसके गुण कर्म श्रेष्ठ हो तो उसको बोलते हैं आर्य। और अनार्य उनके बोलते हैं जो जिनके गुण कर्म बहुत गंदे हो, जो जिन्हों में बहुत ज़्यादा अवगुण हो, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा, तो उनको बोलते हैं अनार्य। अब ऋषि दयानंद जी ने भी यही बात हमको फैलाई बताई कि भाई सब लोग आर्य बनो, श्रेष्ठ बनो, अपने गुण कर्मों को श्रेष्ठ करो, तुम आर्य बनो, अनार्य मत बनो। उन्होंने कभी भी जातिवाद का साथ नहीं दिया। उन्होंने हमेशा यही कहा कि आर्य बनो, अपने गुण कर्म को श्रेष्ठ करो और हमेशा योग्यता के हिसाब से लोगों को महत्व दो। ये चीज़ें थी हमारे वेदों के हिसाब से और जो ऋषि दयानंद जी ने बताई। लेकिन आजकल के टाइम में ऐसा नहीं है। आजकल के टाइम का आप मत सोचो, लेकिन कोशिश करेंगे हम सब मिलकर और कोशिश कर सकते हैं समाज में कि दोबारा से वर्ण व्यवस्था आए और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें होगी। इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन हो जाएगी ये। इसमें हमको पॉजिटिविटी दिखानी पड़ेगी। इसमें क्या है कि वर्ण व्यवस्था, अब कई लोग बोलेंगे वर्ण व्यवस्था क्यों हुई भाई, क्यों कोई साफ सफाई का काम करेगा, क्यों कोई बुद्धिमानी वाला काम करेगा। अरे जिसकी जो योग्यता है वो वैसे ही काम करेगा। अब अमीर गरीब देखो, आप अमेरिका में चल जाओ, अमेरिका में भी अमीर गरीब है, अमीर गरीब भारत में भी है। और जो पढ़ाने टीचिंग का कार्य करते हैं वो अलग है, जो व्यवसाय वाले कार्य करते हैं वो अलग है। ऐसे ही जो साफ सफाई का काम करते हैं, जिनकी IQ लेवल कम है, जो मानसिक रूप से विकार मतलब है, वो अपने ये काम करेंगे, मजदूरी वाला, कामकाज वाला, दूसरों की सेवा करने वाला। तो ये चीज़ें तो पहले से ही है और ये रहेंगी, ये ख़त्म नहीं हो सकती। तो जो वर्ण का वर्गीकरण है वो पहले से ही है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि कई लोग समझते हैं कि मनुस्मृति में शूद्रों के बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। वो एक भ्रांति है। महाराज मनु ने जो वर्ण व्यवस्था बताई वो बहुत अच्छी है, उनका जो बताया हुआ संविधान है वो बहुत अच्छा है। लेकिन इतनी ज़्यादा मिलावट हो गई मुगलों के कालों में, अंग्रेजों के काल में, मनुस्मृति में, कि
अंबेडकर जी को भी वो जलानी पड़ी, और जला दिया तो अच्छा क्या, वो नकली थी, नकली मनुस्मृति जला दी तो अच्छा क्या, वो जलानी भी थी। अब जो विशुद्ध मनुस्मृति है, शुद्ध मनुस्मृति है, आप उसको पढ़िए, उसमें बहुत अच्छा और सुंदर वर्णन है वर्ण व्यवस्था के बारे में। और वर्ण व्यवस्था देखो, वर्ण 4 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं होता कि जो आजकल ब्राह्मण बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, या ब्राह्मण बोलते हैं, ऐसा नहीं कि जो ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया वो भी ब्राह्मण होएगा, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण का मतलब होता है वो किसी भी कास्ट में हो सकता है आजकल के टाइम में। जैसे हमारे वैदिक का मैं हिसाब से बता रहा हूँ, ब्राह्मण का मतलब ये होता था जो वेदों की नॉलेज रखता हो, जो परोपकार का काम में करता हो, जो सबके सुख की कामना करता हो, जिसमें कोई भी स्वार्थ भाव ना हो, जो किसी भी कीमत पर अपने सत्य मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर से ना हटे, तो उसको बोलते थे ब्राह्मण। और उसी को ही पंडित भी बोला जा सकता है। तो ये डेफिनेशन है ब्राह्मण की। उसके बाद दूसरा जो वर्ग आता है, और ब्राह्मण का कार्य यही बनता है कि राष्ट्र को सद्बुद्धि देना, ये एक सॉफ्टवेयर का काम करते थे। तो जो भी जितने भी ब्राह्मण होते थे वैदिक काल में, वो राजाओं महाराजाओं को ज्ञान देते थे और बताते थे कि अब ये रणनीति बनाई जाए। हर चीज़ में पारंगत थे ब्राह्मण, नॉलेज में, नॉलेज मेन था उनका मोटो, और उनके हिसाब से ही राजा महाराजा चलते थे। अब दूसरी चीज़ आ गई और क्षत्रिय। तो क्षत्रियों का काम था देश की सेवा करना, रक्षा करना, मेन था रक्षा करना। तो रक्षा करने के लिए जिनको बल अच्छा था और बुद्धि भी ठीक थी, वो लोग क्षत्रिय बन गए, और जिनकी बुद्धि बहुत अच्छी थी वो लोग ब्राह्मण बने। अब जिनके पास बल था और बुद्धि है, तो वो उन्होंने राज किया, उन्होंने रक्षा की और अपनी प्रजा का हमेशा ख्याल रखा, ये था क्षत्रिय। तो इसको बोलते हैं क्षत्रिय। दूसरा होता है वैश्य। वैश्य में जो लोग खेती करते हैं, जो लोग दुकानदार होते हैं, वो सब वैश्य में आते हैं। और वैश्य का काम होता है कि धन को कमाना, और धन भी एक लिमिट तक कमाना, और फिर उस लिमिट के बाद उसको परोपकार के कार्य पे लगा देना। कभी भी देश में कोई आपत्ति आए, कोई जैसे बाढ़ आ जाए या फिर अकाल पड़ जाए, तो उस समय समाज की मदद करना, ये था वैश्य समाज। उसके बाद सबसे लास्ट आता है शूद्र। शूद्र का मतलब ये होता था जिनमें दिमाग ज़्यादा नहीं होता था, उनको केवल सेवा भाव का काम दिया जाता था। तो अब ऐसा नहीं था कि शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति थी, लेकिन शूद्र के घर में कोई अगर योग्य बच्चा पैदा होता है तो वो वेद पढ़ के दूसरे उसमें बन जा सकता है वर्ग में। जैसे वो वैश्य भी बन सकता है, क्षत्रिय भी बन सकता है और ब्राह्मण भी बन सकता है। ये चीज़ डिसाइड कौन करते थे? ये चीज़ डिसाइड करते थे गुरुकुल में पढ़ाने वाले आचार्य, और सबको पढ़ने का अधिकार था। और इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि उससे समाज बहुत अच्छे से चल रहा था। तो जितने भी हमारे आश्रम थे, आश्रम में हो गया जैसे कि ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये इतनी अच्छी मैनेजमेंट थी। और जो ये वर्ग का डिवीज़न था, वर्ण का डिवीज़न था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये इतनी अच्छी मैनेजमेंट थी, इससे समाज काफ़ी सफल चल रहा था और समृद्ध था। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप जाति पर ना जाएं आजकल के में, अपनी वैदिक चीज़ों को फॉलो करें और योग्य लोगों को आगे आएं और इंटरकास्ट मैरिज करें। यही एक तरीका है कि भाई योग्य लोगों को आगे आएं और इंटरकास्ट मैरिज करें। इसी से ही ये जो आजकल जाति प्रथा की कुरीति है ये खत्म हो सकती है। अब जो ये आर्य इन्वेजन थ्योरी है, देखो इसमें ये है वैदिक जो प्रमाण है और जो सत्यार्थ प्रकाश का प्रमाण है उस हिसाब से बता रहे हैं कि जो सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी वो तिब्बत में हुई थी। वहाँ पे जलवायु ऐसी थी कि ना ही ज़्यादा गर्मी थी ना ही ज़्यादा सर्दी थी। वहाँ पे जोड़ों के रूप में निकले थे, जमीन में, पृथ्वी में गड्ढे बन गए थे। और वहाँ पे जैसा एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर टेम्परेचर और न्यूट्रिशन वगैरह रहता है, वो ऐसे माहौल बन गया था उनमें। और उन गड्ढों में से फिर जवान लोग निकले थे, जवान जोड़े निकले थे, जिन्होंने आगे सृष्टि को बढ़ाया। ये मैंने सृष्टि संरचना वाले में भी बताई है आपको वीडियो में, वो आप देख सकते हैं। तो ये सब लोग फिर इधर आए, अपने इंडिया में, हिंदुस्तान में आए। उससे पहले इंडिया में कोई भी नहीं रहता था। और ये सब फिजूल की बातें हैं, अंग्रेजों की बनाई हुई बातें हैं और मूल निवासी जो अपने आप को समझते हैं उनकी बनाई हुई बातें हैं।
तो यहाँ पे कोई नहीं रहता था, तो वो लोग यहाँ पे आके रहने लग गए, उनको आर्य बोला गया क्योंकि उनका श्रेष्ठ आचरण था, अच्छे गुणक्रम थे और वो नॉलेज वाले लोग थे। और इसमें उनकी सीमा भी बताई है दयानंद सरस्वती जी ने कि भाई हिमालय ऊपर की साइड में, नीचे विंध्याचल, और दोनों साइड में पूर्व पश्चिम में समुद्र से बाउंडेड थे। तो ये एक सीमा भी बताई गई है दयानंद सरस्वती जी के बारे में। तो आर्य लोग पहले से ही है। अब आप खुद सोचो कि जो भगवान राम हुए हैं, भगवान कृष्ण हुए हैं, उन सबको आर्य बोलते हैं। तो वो क्या क्या बाहर से आए हैं, वो यही के रहने वाले थे, हमारे पूर्वज थे, आर्य बोलते हैं उनको, आर्य ही है वो। और हम सब भी आर्य हैं, और हम कोशिश करें कि फिर से वैदिक क्रांति आए और फिर से ये वर्ण व्यवस्था चालू हो और हम सब लोग आर्य बने। यही स्वामी दयानंद सरस्वती जी का भी मोटो था। तो ये सब तब होगा जब गुरुकुलीय पद्धति आएगी और वैदिक सोच आएगी इस समाज में। अब अंग्रेजों ने अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए कई चीज़ कही, जैसे मैक्स मुलर ने कहा कि आर्यों की जो उत्पत्ति हुई वो तो ईरान देश से हुई, जबकि उसी टाइम के कैम्ब्रिज के इतिहासकार थे डॉक्टर पी गाइल्स ने भी कहा कि आर्यों का आदि स्थान निम्नलिखित देश नहीं हो सकते: हिंदुस्तान, पामीर, उत्तरी यूरोप, रूस के दक्षिण स्टेपीज, आर्कटिक। तो ये इतनी वेरिएशन है ना इन चीज़ों में, इन्होंने ऐसे खिचड़ी बनवा दी अंग्रेजों ने अपने आप को सुपीरियर प्रूव करने के लिए कि भाई हम तो पहले से ही सुपीरियर था, हमारे से सुपीरियर कोई भी नहीं था। जबकि आर्य लोग पहले से ही थे, बहुत अंग्रेजों से भी पहले के। जब हमारे लोगों में वैदिक व्यवस्था थी, जब हमारे इतने अच्छे समाज मेंटेन होते थे, जब हमारे पास इतने अच्छे अच्छे विमान थे, तब ये लोग जो पश्चिमी देशों के लोग हैं, इन लोगों को तो कपड़ा भी पहनना नहीं आता था, खाना भी नहीं खाना आता था ढंग से। अब पाताल भी एक टर्म होती है। पाताल का मतलब होता है कि पैरों के नीचे। अब हिंदुस्तान के मतलब इंडिया के नीचे देखेंगे, पैरों के नीचे जाएंगे ग्लोब में तो अमेरिका मिलेगा। तो पाताल का मतलब उस टाइम पे अमेरिका होता था। पाताल का मतलब ये नहीं होता कि जमीन खोद के देखो उसमें पाताल लोक मिलेगा। ये सब झूठी कहानियाँ हैं, ये पौराणिक कहानियाँ हैं। मैं तो आपको वैदिक उससे बता रहा हूँ। तो जब महाभारत का इन्विटेशन दिया गया था, युधिष्ठिर जी जब सम्राट बने थे, तब ये पाताल लोक तक मतलब अमेरिका तक भी इन्विटेशन दिया गया था, यूरोपीय देशों में भी इन्विटेशन दिए गए थे। तो अपनी जो संस्कृति है वही आगे फैलती गई। यही मेसोपोटामिया, फिनिशियन, यूनान और यूरोप को भी हरिवर्ष बोलते हैं। तो ये वहाँ तक फैलती गई है अपनी आर्यों की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, ये सब। तो यही अनुरोध। एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग इन पे ना जाए, बौद्धिक दास्ता पे ना बने। बौद्धिक दास्ता का मतलब ये है कि सच्चाई को ना मानना और जिसके अंडर तुम काम कर रहे हो उसके बात को ही मानना। जैसे कि एक सेठ है, सेठ के अंडर कोई सेवक काम कर रहा है और वो कई सालों से काम कर रहा है। अब सेठ कह देता है कि भाई उसको, सेवक को, कि भाई तेरी बीबी तो मर गई, जबकि सेवक की बीबी मान लो पहले की मरी हुई थी, और सेठ कहता है भाई तेरी बीबी तो मर गई सेवक को। सेवक कई देर सोचेगा, नहीं यार मेरा सेठ तो सही बोल रहा है, मेरी बीबी हो सकता है कल ही मरी हो, जबकि वो पहले ही मर गई। तो इसको बोलते हैं बौद्धिक दास्ता। इस बौद्धिक दास्ता से निकलना पड़ेगा। जो अंग्रेजों ने गलत थ्योरी हमारे ऊपर थोपी है, जो दूसरे लोगों ने हमारे ऊपर, अंग्रेजों की, मुगलों की जो चीज़ें हमने ऊपर थोपी गई है, उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा और हमें इससे आगे बढ़कर एक अच्छे आर्यवर्त को निर्माण करना पड़ेगा। अब जो लैटिन, ग्रीक भाषाएं हैं वो भी संस्कृत जैसी है और संस्कृत से ही उनका ओरिजिन है, लेकिन अंग्रेज लोग इस चीज़ को मानते नहीं। लेकिन अगर वो मानने लग जाएंगे, अगर वो इसकी कल्पना भी करेंगे कि भाई जब ये लैंग्वेज में समानता है तो किसी एक देश से ही निकली हुई होगी, और देश से निकली हुई है तो इंडिया ही है वो, मतलब भारत ही है जहाँ से संस्कृत का विकास हुआ, और संस्कृत से ही ये सारी भाषाएं निकली है। लेकिन अंग्रेजों के ये चीज़ पचती नहीं है, तो उन्होंने अपनी अपनी थ्योरियाँ बनाई हुई है। तो इसीलिए मैं आपको यही अनुरोध करूँगा कि हमारा दोबारा से आर्यवर्त बने, हम दोबारा से वेदों की तरफ चले, जिसमें योग्यता को हमने मेन वो दिया है। योग्यता के जिनमें योग्यता रहती है उस हिसाब से हमने वर्णों की व्यवस्था की गई है, ना कि जन्म के हिसाब से कि ब्राह्मण के घर में जन्म हो गया लड़के का तो उसको ब्राह्मण बोल देगा। ऐसा नहीं था हमारे वैदिक काल में। तो आओ हम सब वेदों की तरफ फॉलो करें और हम इन मूल निवासियों की बातों में ना आए। ये अपने आप को मूल निवासी समझते रहें, समझ जाएं, लेकिन जब ये देश आर्यवर्त बन जाएगा तो इनको भी थोड़ा सुधारना पड़ेगा। तो आज के लिए धन्यवाद बहुत बहुत।